दिसंबर की सर्द रात थी। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था और चकिया गांव में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन इस सबसे बेफिक्र शंभू नशे में धुत एक कोने में पड़ा हुआ था। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एक साइकिल की घंटी सुनाई दी। ये सुन शंभू खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोला, अब इतनी रात में मेरे अलावा किसकी हिम्मत हो गई घर से निकलने की। फिर कुछ सोचते हुए वो बोला, लगता है कोई राहगीर होगा जो रास्ता भटक गया होगा, नहीं तो गांव का आदमी क्यों अपनी जान जोखिम में डालकर इतनी रात में घर से बाहर निकलेगा। शंभू ने एक नजर दूर सड़क की तरफ देखा तो कोहरे के कारण उसे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन साइकिल की घंटी की आवाज रह रहकर उसे सुनाई दे रही थी। उसने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, ओ भाई, रुक जाओ। मगर वो साइकिल वाला अपनी धुन में मग्न चला जा रहा था। उसने हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई थी, जिसकी रोशनी में वो धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था। और देखते ही देखते वो उस कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ चला, जिस पर चलने की हिम्मत चकिया गांव के किसी भी इंसान में नहीं थी, क्योंकि उसी रास्ते पे था वो खौफनाक बरगद का पेड़। शंभू समझ गया कि इस आदमी ने गलत रास्ता चुन लिया। वो हैरान परेशान सा चिल्लाते हुए बोला, ए भाई, उस रास्ते पे मत जाओ, उधर खतरा है। लेकिन वो साइकिल सवार तेजी से आगे बढ़ता हुआ चला गया। डर के कारण शंभू का नशा उतर चुका था। वो जैसे तैसे अपनी जगह से उठा और उस आदमी को रोकने के लिए लड़खड़ाते आगे बढ़ चला। डर से शंभू की भी हालत खराब हो रही थी। इधर जैसे ही वो राहगीर उस कच्चे रास्ते पे कुछ आगे बढ़ा, उसने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही अचानक से साइकिल की चैन उतर गई। वो तुरंत ही साइकिल को स्टैंड पे लगाकर चेन चढ़ाने लगा। तभी उस आदमी को कुछ आहट सुनाई दी, जैसे कि कोई उसकी तरफ धीमे कदमों से बढ़ रहा हो। उस आदमी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अचानक कोहरा थोड़ा थोड़ा छटने सा लगा और उसने खुद को उस बरगद के पेड़ के सामने पाया। इस बरगद के पेड़ के रहस्य के बारे में शायद उस आदमी को भी कोई अंदेशा नहीं था, इसलिए वह इस रास्ते पर आया है। किसी तरह उस आदमी ने साइकिल की चैन चढ़ाई और जैसे ही जल्दबाजी में वो थोड़ा आगे बढ़ा, तभी उसके कानों के एकदम पास एक मीठी सी आवाज गूंजी, कहाँ जा रहे हो। उस आवाज को सुनकर राहगीर एकदम ठिठक सा गया और साइकिल की ब्रेक दबा दी। वहीं दूसरी तरफ शंभू गिरते पड़ते किसी तरह उसकी तरफ बढ़ रहा था और मन ही मन बड़बड़ा रहा था, बस वो राहगीर उस बरगद के पेड़ के पास ना रुके और अगर कोई आवाज दे तो पीछे मुड़ के न देखे, वरना अनर्थ हो जाएगा। इधर राहगीर अपने पीछे से आई मीठी सी आवाज सुन के पलटा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। तभी कुछ दूर पेड़ के पास से फिर वही मीठी आवाज आई, दक्ष, मेरी बात तो सुनो। इस बार आवाज किसी को भी मदहोश कर देने वाली थी। अपना नाम सुन के राहगीर चौंक गया, क्योंकि उसके हिसाब से चकिया गांव में शायद ही कोई होगा जो उसको या उसके नाम को जानता था। वो उस आवाज की तरफ बढ़ा, तभी एक हवा का झोंका आया और कोहरा पूरी तरह से छंट गया। अपने सामने का नजारा देख उस आदमी की आंखें खुली की खुली रह गईं, मानो उसने कोई अप्सरा देख ली हो। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी, जिसने एक चटक लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे घने बाल कमर तक लहरा रहे थे। घूंघट से आधा ढका उसका चाँद सा खूबसूरत चेहरा, माथे पे लाल बिंदी, काली खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों में गहरा काजल, उसकी सुंदरता पर चार चांद लगा रहे थे। तभी उस औरत ने बड़ी मीठी आवाज में कहा, दक्ष, देखो ना, जाने कैसे मेरी साड़ी का हिस्सा इस पेड़ के धागों में फंस गया है। क्या तुम इसे निकाल दोगे। उस औरत की मदहोश कर देने वाली खूबसूरती दक्ष को बेकाबू कर रही थी। वो उस औरत के काफी करीब आ गया
और धीमे से उसकी साड़ी को उन धागों से छुड़ाने लगा। उसके इतने करीब होने के कारण दक्ष की धड़कन तेज होती जा रही थी। साड़ी छुड़ाते हुए ही उस औरत का पैर हल्का लड़खड़ा गया। वो औरत गिरने को हुई कि तभी दक्ष ने मौके का फायदा उठाते हुए उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। दक्ष के हाथ उसकी कमर को स्पर्श कर रहे थे। उसकी धड़कन और तेज हो चुकी थी। तुरंत ही दक्ष ने उसकी साड़ी को धागों से आजाद कर दिया। वो औरत दक्ष के एकदम करीब आते हुए बड़ी मदहोश कर देने वाली आवाज में बोली, इस बंधन से आजाद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दक्ष की नीयत में खोट आ चुका था। अंधेरे का फायदा उठाते हुए उसने एक झटके में उस औरत को एक बार फिर अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो औरत हल्के से मुस्कुराते हुए दक्ष के कानों के पास बोली, बड़े शैतान हो तुम तो। दक्ष भी गहरी सांस भरते हुए बोला, अपना पल्लू हटाओ, मुझे तुम्हारे इस चांद से चेहरे को देखना है। वो औरत बड़ी लुभावनी आवाज में बोली, मेरी साड़ी को तो तुमने पेड़ से आजाद करा ही दिया है, अब खुद ही मेरा पल्लू हटाकर मेरे चेहरे को भी आजाद कर दो। वो पल्लू हटाने के लिए उस औरत के करीब बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने पल्लू हटाया, उस औरत का चेहरा देख के दक्ष के होश उड़ गए। उस औरत का चेहरा आधा जला हुआ था, जो बहुत ही खौफनाक लग रहा था। दक्ष का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। वो एकदम से उस औरत के मोहपाश से बाहर आ गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस औरत ने रहस्यमयी नजरों से दक्ष की तरफ देखा, फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। इधर शंभू, जो दक्ष को सतर्क करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, एक दिल दहला देने वाली हंसी सुन के अपनी जगह पे रुक गया। उसकी नजर पहले दूर खड़े दक्ष पे गई और फिर लाल साड़ी वाली औरत पे, जिसे देख शंभू की कांपती हुई जुबान से बस एक बात निकली, डायन आजाद हो गई। अगली सुबह गांव वालों को शंभू और दक्ष की लाश टुकड़ों में बिखरी हुई मिली। पूरा गांव खौफ में आ गया। इस घटना के कुछ समय बाद भरी दोपहर में एक बस बलिया के बस अड्डे पे रुकी और उसमें से एक करीब 6 फीट लंबा आदमी बाहर निकला। उसने एक कसी हुई शर्ट पहन रखी थी और आंखों पे काला चश्मा लगा रखा था। उसका नाम अभिमन्यु था और वो करीब 28 साल का एक युवा पुलिस ऑफिसर था। उसकी बहादुरी के चर्चे आसपास के गांवों में मशहूर थे। अभिमन्यु बड़ी से बड़ी हत्याओं की गुत्थी सुलझाने में माहिर था। उसकी निडरता ही उसकी ताकत थी। अभिमन्यु स्वभाव से शांत होने के साथ साथ लोगों को पढ़ने में भी माहिर था। अभिमन्यु को चकिया गांव में हो रही हत्याओं के रहस्य को सुलझाने के लिए भेजा गया था। वो भीड़ को चीरता हुआ किसी तरह टैक्सी स्टैंड तक पहुंचा, लेकिन जब उसने टैक्सी वालों को चकिया गांव चलने के लिए पूछा तो कोई उस गांव जाने के लिए तैयार नहीं दिखा। काफी मशक्कत के बाद अभिमन्यु को एक मजबूर टैक्सी वाला मिला, जो बलिया से चकिया जाने के लिए राजी हुआ, लेकिन 2 गुने किराए की शर्त पर। टैक्सी चली तो ठंडी हवा के झोंकों ने अभिमन्यु को एक झपकी लेने पे मजबूर कर दिया। चकिया के रास्ते पहुंचते ही ड्राइवर के माथे से टपकता पसीना उसके अंदर उबल रहे डर के गुबार को साफ झलका रहा था। तभी अचानक एक लाल दुपट्टा उड़ता हुआ गाड़ी के शीशे पे आ गिरा। अचानक एक जोरदार आवाज आई। गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी रोड से नीचे उतरते हुए एक छोटे से पेड़ से जा टकराई। धमाके की आवाज से अभिमन्यु की नींद खुली। उसने घबराते हुए बाहर देखा तो रात हो चुकी थी। उसने ड्राइवर से हड़बड़ाहट में पूछा, ये क्या हुआ? ड्राइवर जैसे डर के मारे सीट पर जम गया हो। वो घबराते हुए बोला, साहब, एक लाल कपड़ा आया और फिर अचानक टायर पंक्चर हुआ और फिर। बोलते बोलते ड्राइवर का गला मानो जैसे डर और घबराहट से सूख सा गया हो। अभिमन्यु खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, वैसे हम हैं कहां? ड्राइवर जवाब देते हुए बोला,
हम चकिया गांव में आ चुके हैं साहब। अभिमन्यु ने खिड़की से बाहर इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। ड्राइवर ने घड़ी में टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। अभिमन्यु बोला, टायर बदल लो जल्दी, नहीं तो लेट हो जाएगा। ड्राइवर थोड़ा दबी आवाज में बोला, साहब वो गाड़ी में स्पेयर टायर नहीं है। अभिमन्यु अपनी किस्मत को कोसता हुआ टैक्सी से बाहर निकला। उस सुनसान जगह पर उसके मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं थे। किसी मदद की तलाश में वो आगे चलने लगा और इधर उधर भटककर एक दौराहे पर आ पहुंचा, जहां उसे अलग अलग दिशाओं में जाते हुए 2 रास्ते नजर आए। दोनों रास्ते अजीब से थे और लगभग एक समान थे। उसे समझ नहीं आया कि वो किस रास्ते पर आगे बढ़े। कुछ सोच वो उन दोनों में से एक रास्ते पर बढ़ चला। उस रास्ते पर चलते हुए वो उसी खौफनाक दिखने वाले बूढ़े बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उसने भी हैरानी से उस विशालकाय पेड़ को देखा, जिसकी जड़ों के आसपास बहुत सारे लाल धागे बिखरे हुए पड़े थे। उसे ये सब देख के बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। उसने मन में ही सवाल किया, ये इतने सारे लाल धागे क्यों पड़े हैं यहां? अभिमन्यु बड़े ध्यान से उस पेड़ को देखते हुए उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। तभी अभिमन्यु को दूर से आती एक औरत की आवाज सुनाई दी। एक बहुत ही धीमी आवाज, जैसे कोई धीमे स्वर में मंत्रों का जाप कर रहा हो। अभिमन्यु ने चौकन्ना होते हुए अपनी पिस्तौल निकाल ली और धीमे कदमों से उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही अभिमन्यु उस आवाज के एकदम करीब पहुंचा, उसे सामने एक औरत बैठी हुई दिखी। उस औरत ने साड़ी पहनी हुई थी और सर पर लाल दुपट्टा डाला हुआ था। उलटी दिशा में बैठे होने के कारण उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी। वो दबे स्वर में एक मंत्र का जाप करते हुए झूम रही थी। अभिमन्यु दबे पांव उस औरत के करीब बढ़कर उसे पीछे से छूने ही वाला था कि तभी उसे एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। चौंक कर अभिमन्यु उस चीख की तरफ भागा, लेकिन वो जब वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक लाल दुपट्टा जमीन पर गिरा हुआ पड़ा था। इसके बाद वो तेजी से चल के टैक्सी के पास पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर सन्न रह गया। ड्राइवर की लाश के टुकड़े गाड़ी के आसपास पड़े हुए थे। दूसरी तरफ चकिया गांव के थाना प्रभारी दशरथ को अभिमन्यु की फिक्र होने लगी। उन्होंने गांव के सरपंच को फोन करके अभिमन्यु को खोजने के लिए भेजा। सरपंच अपनी मोटर बाइक पर अभिमन्यु को ढूंढने चल पड़े। रास्ते में उन्हें अभिमन्यु बरगद के पेड़ को गौर से देखता हुआ मिला। एक पल के लिए तो सरपंच भी उस बरगद के पेड़ को देखकर सहम गया और उसके माथे पर पसीना टपकने लगा। पर अभिमन्यु के सामने उसने अपने भावों को छुपा लिया। उसने अभिमन्यु को अपना परिचय दिया और अभिमन्यु ने ड्राइवर के बारे में सरपंच को बताया। सरपंच कुछ याद करके घबरा गया, पर फिर से उसने अभिमन्यु के सामने ये जाहिर नहीं होने दिया। सरपंच ने सुबह कार्यवाही करने के लिए कहा और दोनों बाइक पर बैठकर गांव की ओर चल पड़े। पर अभिमन्यु को हर पल चकिया गांव में हो रही हत्याओं की गुत्थी सुलझाने का ख्याल ही आ रहा था। सरपंच एक घर के बड़े से लोहे के गेट के पास आकर रुके, पर अचानक बिजली चली गई और हर तरफ गुप्त अंधेरा छा गया। सरपंच ने दरवाजा पीटते हुए आवाज लगाई, मास्टरनी जी, ओ मास्टरनी जी। अगले ही पल अंदर से एक औरत की आवाज आई, आ रही हूं। वो औरत अंधेरे में किसी तरह लोहे के गेट की तरफ बढ़ी। इधर मास्टरनी जी के आने की आहट पाकर सरपंच ने अपने मोबाइल की टॉर्च जला ली। वो गेट खुला और इससे पहले कि मास्टरनी की शक्ल दिखती, उसने अपने चेहरे के सामने अपने हाथ कर लिए, जिससे उसका चेहरा ढक गया। वो बोली, सरपंच जी, ये टॉर्च बंद कर लीजिए, नहीं तो कीड़े मकोड़े आ जाएंगे। अभिमन्यु के कानों में जब ये आवाज पड़ी तो वो चौंक गया और फौरन मास्टरनी की तरफ पलटा, लेकिन तब तक सरपंच ने टॉर्च बंद कर ली थी। इस वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाया। लेकिन जाने क्यों मास्टरनी की आवाज ने अभिमन्यु के मन में एक खलबली सी मचा दी।
एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कि अभिमन्यु का उस आवाज से, उस औरत से कोई पुराना नाता हो। तभी सरपंच बोले, मास्टरनी जी, मैं इंस्पेक्टर साहब को लेकर आया हूं, गेस्ट हाउस में रहने के लिए। ये सुन मास्टरनी बोली, अच्छा वही जिनके बारे में आप बता रहे थे। मास्टरनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, गेस्ट रूम को मैंने साफ करवा दिया है, आज का खाना भी बना दिया है, कमरे में ही रखा है, लेकिन कल से सब कुछ खुद ही मैनेज करना होगा, ठीक है ना? अभिमन्यु बोला, वैसे ये लाइट कब तक आएगी? सरपंच हंसते हुए बोले, इंस्पेक्टर साहब, ये लाइट बड़ी टेढ़ी चीज है, हो सकता है तुरंत आ जाए, हो सकता है सारी रात ना आए। अभिमन्यु परेशान होकर बोला, इस गर्मी में फिर कैसे नींद आएगी? ये सुन मास्टरनी बोली, ज्यादा गर्मी लगे तो छत पर चारपाई पड़ी है, वहां आराम से ठंडी हवा में आप सो सकते हैं। अभिमन्यु ने थोड़ा राहत की सांस ली और बोला, थैंक यू सो मच मैम। मास्टरनी दोनों को गुड नाइट बोलकर अंदर चली गई। सरपंच भी विदा लेते हुए बोले, अभी इजाजत दीजिए, मैं दशरथ जी को फोन करके बता दूंगा कि आप सही सलामत पहुंच गए। अभिमन्यु मोबाइल की लाइट का इस्तेमाल कर अपने कमरे में पहुंचा। वहां खिड़की से मध्यम सी चांद की रोशनी आ रही थी। अभिमन्यु उस खिड़की की तरफ बढ़ा और वहां से बाहर की तरफ देखने लगा। बाहर उसे एक सुनसान सा रास्ता नजर आया और तभी अचानक उसकी नजर एक जगह जाकर रुक गई। जब उसने थोड़ा ध्यान से देखा तो उसे सामने वही बड़ा सा बरगद का पेड़ नजर आया जो उसने कुछ समय पहले देखा था। उसके बाद अभिमन्यु मेज पर रखी खाने की थाली पर टूट पड़ा, क्योंकि दोपहर से उसने कुछ नहीं खाया था। खाना खत्म करके वो सीधा छत पे निकल गया। छत पर ठंडी हवा चल रही थी। वो कुछ देर वहीं आसमान की तरफ देखता रहा, फिर चारपाई पर लेट गया। थका होने के कारण उसे तुरंत ही नींद आ गई। कुछ घंटों बाद अभिमन्यु की अचानक नींद खुली तो उसे महसूस हुआ कि उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। उसका गला बुरी तरह सूख रहा था। तभी उसे याद आया कि पानी तो कमरे में भी नहीं है। तभी उसकी नजर बगल वाली छत पर गई, जिस पर पड़ी एक चारपाई पर कोई चादर ताने सोया हुआ था। अभिमन्यु दबे पांव उस छत के थोड़ा करीब गया तो देखा कि चारपाई के पास पानी का एक जग और एक ग्लास रखा हुआ था। ये देख अभिमन्यु झट से दीवार लांघकर उस छत पे जा पहुंचा और वो जैसे ही जग उठाकर पानी पीने को हुआ, तभी पीछे से अचानक उस पे एक डंडे से जोरदार वार हुआ। दर्द से अभिमन्यु की चीख निकल गई और पानी का जग उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। पीछे से एक औरत की चीखती हुई आवाज आई, 2-3 बार आ चुका है मेरी छत पे, इस बार नहीं छोड़ूंगी तुझे, बहुत हुआ तेरा नाटक। अभिमन्यु ने ये आवाज झट से पहचान ली, क्योंकि ये मास्टरनी जी की आवाज थी। वो तुरंत पीछे मुड़ा और बोला, अरे मैं चोर नहीं हूं, नया इंस्पेक्टर हूं, प्लीज अब मत मारिएगा। ये सुन मास्टरनी चौंक गई और डंडा फेंकते हुए बोली, इंस्पेक्टर साहब, आप यहां क्या कर रहे हैं? अभिमन्यु दर्द से कराहते हुए बोला, मैं तो बस पानी लेने आया था, आपने तो मेरी पीठ लाल कर दी। अभी मास्टरनी ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी अभिमन्यु के चेहरे पर पड़ी। अभिमन्यु का चेहरा देख मास्टरनी के हाव भाव बिल्कुल बदल गए। उसकी भौहें तन गईं और चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहां तक पहुंच गए? अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आया। वो इधर उधर देखते हुए बोला, आप किससे बात कर रही हैं? मास्टरनी अभी गुस्से में ताना मारते हुए बोली, इतने भोले बनने की कोई जरूरत नहीं है। अभिमन्यु मास्टरनी के ऐसे व्यवहार को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी लाइट आ गई और छत पे लटक रहा बल्ब जल उठा। बल्ब की रोशनी में पहली बार अभिमन्यु ने मास्टरनी का चेहरा देखा। गोरा रंग, नीली समंदर सी गहरी आंखें और 70s की हीरोइन हेलेन की तरह कंधे छूते हुए छोटे बाल।
अक्सर फिल्मों में ऐसे खूबसूरत चेहरे को देख के हीरो को हीरोइन से प्यार हो जाता है, मगर यहां अभिमन्यु को जैसे 440 वोल्ट का झटका सा लगा और वो कांपती आवाज में बोला, प्रीति, तुम